यहाँ पर डेवलप हो रही है और लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हम सऊदी अरब जाएंगे तो जाते साथ ही हमें जॉब मिल जाएगी। हमें ये देखना है कि हम इसके अंदर कैसे इंटर होंगे। बिलियन और ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं और उसको कौन हैंडल कर रहा है? PIF हैंडल कर रहा है। और हमारी पाकिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं और उनको एक वो वे आउट नहीं मिल रहा है, एक ट्रैक नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी आपने भी पाकिस्तान से अप्लाई किया और आप PIF में आप आए, जो एक बहुत बड़ा अदारा है और जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसी के थ्रू हो रही है। अपनी जॉब भी मैं कर रहा था एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर नदीम्स पे, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, सऊदी अरेबिया में इस टाइम। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या अपने यंगस्टर को, जॉब सीकर्स को क्या बताना चाहेंगे? मेरे माइंड के अंदर एक क्लैरिटी थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अपना गोल सेट किया हुआ था 2 से 3 साल बाद मैंने कहाँ स्टैंड करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस इंडस्ट्री में जाना है। आपने ऑयल एंड गैस में जाना है, आपने रियल एस्टेट में जाना है, आपने ट्राइबल टूरिज्म में जाना है, आपने पेट्रोकेमिकल में जाना है। तो पर जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, फेलोज हैं, डिग्री की CV बनाएं जिसमें आपका फोकस होना चाहिए। आपने जो एक्सपीरियंस है, आपके स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वो बनाने के बाद सेम प्रोफाइल आप लिंक्डइन में डिफरेंट जॉब हंटिंग साइट्स हैं। 20 से 25 मिनट का उन्होंने मेरे से फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। देखें, तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ दुआओं पे ही तवक्कल करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलना। अब मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस था रेलिवेंट फील्ड में। मुझे पता था कि यार मैंने किस तरीके से आंसर्स करने हैं। कोई फेक CV नहीं बनाई हुई थी, कोई झूठ ऐड नहीं उसमें किया हुआ था। मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि जॉब्स होती नहीं है मार्केट के अंदर और आप इतना पैसा लगा के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो हमारा स्टूडेंट जो है वो नौजवान, ऐसे ही हमें यूनिवर्सिटी के 2 से 3 साल पहले ही अपना 4 साल की डिग्री है तो आप पहले ही गोल सेट करेंगे, यार मेरी डिग्री कंप्लीट होते ही मुझे करना क्या है। वो जॉब मार्केट देखनी है। यहाँ पर है जो निताकत सिस्टम है उसके तहत सऊदीयाइजेशन का एक कोटा होता है हर कंपनी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्यून सिटी है, द लाइन है, रेड सी है, कदी है, आप रियाद में चले जाएंगे, मुरब्बा है, बेशुमार है। एजुकेशन पे अक्सर बात करते रहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 16 साल पढ़ने के बाद भी हमारा यूनिवर्सिटी से जो लड़का निकलता है उसको ये नहीं पता होता है कि CV कैसी बनाई है। पाकिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं और उनको एक वो वे आउट नहीं मिल रहा है, एक ट्रैक नहीं मिल रहा है। एक सर्टन कोटा है, उस कोटे के अंदर रहते हुए उनने एक्सपैट्स भी रखने और उनने नेशनल्स भी रखने कि आपने किस सेक्टर में जॉब करनी है, आपका जो स्किल सेट है क्या है, आपके पास स्किल्स क्या हैं। और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये तो जस्ट अनाउंसमेंट है विजन 2030 की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। और कैसा रहा उम्रे का एक्सपीरियंस, कैसा रहा थोड़ा वो भी शेयर करें। मुझे कोई बता रहा था कि ऊपर अभी इनने जो गोल्फ कार्स हैं इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट अक्सरियत से यही होता है कि चैरिटी उठा के अदारों को दे दी जाती है, जैसे मदारिस को या इस किस्म की तंजीमों को दे दी जाती है। और मोस्टली ये देखा कल्चर बनाया हुआ है। पाकिस्तान में भी बहुत लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा है जो मुनज़्ज़म कल्चर है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि जो चैरिटी होती है, जो ज़कात सिस्टम है हमारा इस्लाम में तो ऑलरेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका वेलकम। नाजरीन जितने भी हैं हमें देखने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ट्यून किया और हम उनको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं बुरहान यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो PIF में एज आ फैसिलिटीज़ सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं। तो इनको जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि हम एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, हम जो फील्ड पे लोग हैं उनको अपने पॉडकास्ट पर लेकर आएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो वे फॉरवर्ड है लोगों के जॉब्स वगैरह का, जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बुरहान से इस पॉडकास्ट में पूछेंगे भी। और बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट करने का मकसद है कि लोगों को एक अवेयरनेस देनी, लोगों को एक गाइडलाइन देनी। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम फील्ड से लोगों को लेकर आएँ, ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हों और जो जिनने प्रूव किया और जिनने एक जर्नी की हो। तो जैसे आप पाकिस्तान से आए तकरीबन 1.5 साल के करीब आपको हो गया है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम आएंगे और आपसे रमज़ान के बारे में भी पूछेंगे। तो सिर्फ ये है कि हम इस टाइम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये है डिजिटल सिटी है, इसको बोलते हैं रायदा डिजिटल सिटी। ये रियाद के नॉर्थ में है और यहाँ पर टॉप कंपनीज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज़ मौजूद हैं, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ मौजूद हैं। ये एक डिजिटल सिटी है और IT वर्ल्ड आप इसको बोल सकते हैं जो नॉर्थ रियाद में है। यहाँ पर सिस्को है, SBM है, SAP है, इसमें साइट हैं गवर्नमेंट के और काफ़ी अदारे भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये बिल्कुल हमारे सामने ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और सबसे बढ़कर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड
जो जितने भी प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में मेगा गीगा प्रोजेक्ट जितने न्यू द लाइन जो हमने ऑलरेडी लास्ट पॉडकास्ट में ये डिस्कशन की है, मल्टी बिलियन और ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं और उसको कौन हैंडल कर रहा है? PIF हैंडल कर रहा है। और हमारी खुशकिस्मती है आज बुरहान हमारे साथ हैं, ये PIF के अंदर काम कर रहे हैं और इनसे हम जितना हो सके नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, नॉलेज इनसे गेन करने की कोशिश करेंगे। और हम बेसिकली अपनी यूथ को, हमारे जो यंग टैलेंट जो यंग लड़के यूनिवर्सिटीज़ से स्कूल से निकल कर आ रहे हैं या मार्केट में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं और उनको एक वो वे आउट नहीं मिल रहा है, एक ट्रैक नहीं मिल रहा है। तो हम इस पॉडकास्ट में इंशाल्लाह वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और बुरहान से हम पूछेंगे आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व वसल्लम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आप सऊदी अरब में और आपका रमज़ान अच्छा ना गुजरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र ब्लेसिंग है इधर। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उम्रा करने की भी सादत दी, उम्रा भी कर लिया है रमज़ान मुबारक के अंदर और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा है। कैसा रहा उम्रे का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? थोड़ा वो भी शेयर करें लोगों के साथ, अपने जो हमारे नाजरीन हैं थोड़े टिप्स उनको बताएं कि रमज़ान में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस टाइम निकलना चाहिए रियाद से या किसी सिटी से आप किस टाइम पहुंचेंगे, रश कम होगा? क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है और ओबियसली होगा क्योंकि रमज़ान और लास्ट अशरा भी स्टार्ट हो गया है, जो जहन्नम से निजात का अशरा है। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को कुछ आप टिप्स देना चाहें अगर। इसमें ऐसा है वकास भाई कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है, आपको पता है कि इसके अंदर उम्रे का जो सवाब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स उम्रा के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा करता है ऐसा जैसे उसने मेरे साथ हज किया और वो मकबूल हज। तो इतनी बड़ी फजीलत है इसमें उम्रा करने की। तो लोग जितने भी जो वर्कर्स होते हैं, इवन के जो लो कैटेगरी में लेबर होती है, वो भी चाहते हैं कि वो रमज़ान मुबारक में उम्रा करें। और फिर बाकी जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से वीज़ा बहुत आसान कर दिया अब सऊदी अरब ने, ई-वीज़ा मिल रहा है तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। और पाकिस्तान से तो आपको पता है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, रश तो होता है। इसमें यह है कि टिप आपके लिए यही है, आपने उम्रा करने जाना है तो सबसे पहले आपके पास 2 से 3 दिन होने चाहिए। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप 2 दिन कम से कम निकालें। वीकेंड पे क्राउड भी होता है तो स्टिल हाँ जी उसमें यह कि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो फिर आपको जो रमज़ान मुबारक में फटीग होगी आप उसको बेयर कर लोगे और जो आपका उम्रा होगा वो अच्छा होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग बसेस पे जाते हैं तो बसेस में बहुत ज़्यादा रश होता है और वो 12 से 14 घंटे का सफ़र बनता है। जो लोग स्पेशली रियाद से जाते हैं तो फिर जब उम्रा के लिए पहुंचते हैं फिर उनसे इबादत उस तरीके से होती नहीं जैसी होनी चाहिए, थकावट की। एक हाँ जी, एक तो अपना टाइम स्पैम रखें। उसके बाद अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप 7 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपने जब मिकात पहुंचना है जहाँ से हम एहराम बांधते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं सबको पता है लेकिन फिर भी एक दफ़ा बताना चाहिए कि 3 बेसिक चीज़ें हैं उम्रे के लिए जिसको देखना होता है। एक आपने एहराम बांधना, नियत करना, फिर उसके बाद तवाफ़ और सही करना, फिर उसके बाद बाल कटवाना और गुस्ल करना। इसमें यह जी आपने जब हुदूद में दाखिल होना है तो आपने एहराम बांध के दाखिल होना और नियत करके दाखिल होना। उसमें 2 नफल पढ़े जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे मिकात जो होते हैं वहाँ पे अगर आप देख लें नियर बाय साइड्स में वकास भाई ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहाँ पे वॉशरूम्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं। होटल्स में आप वहाँ जाके गुस्ल कर सकते हैं, फैमिली के साथ हैं तो आप वहाँ पे ना जाएं जो पब्लिक एरिया है। आप थोड़ा सा इर्द गिर्द साइड पे चले जाएं तो आपका 1 से 1.5 घंटा बल्कि 2 घंटे जो हैं वो बच जाएंगे। तो वो जितना आप टाइम जो है वो कम लगाएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और उतनी थकावट कम होगी। फिर तो आपने ये उम्रा कब किया है जो रिसेंट आपने उम्रा रमज़ान में? मैंने लास्ट जुमातुल मुबारक में किया, यानी 5-6 दिन। हाँ जी 5-6 दिन हुए और माशाल्लाह से रश ऐसा है कि इस दफ़ा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उम्रा के वो सब ब्रेक हुए हैं। ऑलमोस्ट जो 2 वीक की हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी वो ये था कि 15 मिलियन 15 लाख जो है वो उम्रा कर ली है। और अभी भी आप देख रहे हैं वीडियोस हरम शरीफ की आपको नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह से मताफ फुल है, फर्स्ट फ्लोर फुल है, सेकंड फ्लोर फुल है। अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई 7 से 8 उम्रे किए हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो उम्रा था वो ऐसा था कि हमने सेकंड फ्लोर पे सही की है और सेकंड फ्लोर पे ही हमने तवाफ़ किया। मताफ में जगह ही नहीं मिली, बहुत ज़्यादा रश था और तीनों फ्लोर जो हैं वो फुल थे। इवन के रूफ टॉप गर्मी में दोपहर के वक्त रूफ टॉप पे भी लोग
तवाफ कर अच्छा, रहे वो थे। रूफ टॉप का मैंने सुना था, मुझे कोई बता रहा था कि ऊपर अभी इनने जो गोल्फ कार्स हैं हाँ जी। इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट किया है हाँ जी, माजूर लोगों के हाँ लिए जी, स्पेशल? माज़ूर लोगों के लिए बिल्कुल हैं, वो कार्स चल रही हैं जो सही के वक़्त जो है वो आप उस पे वो कर सकते हैं। लास्ट पे, हाँ लास्ट जी, फ्लोर बिल्कुल लास्ट पे आप उसमें सही भी कर सकते हैं, और अगर तवाफ़ करना चाहें तो वो तवाफ़ के लिए तो भी वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें तवाफ़ भी कर सकते हैं। काफ़ी सहूलियात दे दी गई हैं अगर जो है ना, लेकिन क्राउड तो रहता ही रहता है। जैसे आपने बोला कि वही है कि एक प्लानिंग से अगर जाया जाए, आप प्लान करके जाएं, और जैसे आपने बोला कि इबादत कोई भी हो और एक इंसान का टेस्ट होता है, और स्पेशली रमज़ान में, और इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तकलीफ़ को मैं ये समझता हूँ एक आप इबादत ही समझें, जी, तो बिल्कुल। आपको जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको उतनी ज़्यादा उसका अजर भी हाँ जी, मिलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ जी, उम्रा करने का। जब आप पहली दफ़ा करते हैं तो कंडीशन और होती है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर आपको समझ आ जाती है कहाँ से इंटर होना है, कहाँ से निकलना है, कौन से गेट हैं, उम्रा की जो सारे किस तरीके से हमने पूरे करने हैं, जो ज़रूरियात हैं। इस दफ़ा हम लोग बस पे गए हैं वकास भाई, तो हम 5:15 यहाँ से निकल गए थे। हमारा ये इरादा था कि हम 10 से 1 घंटे में पहुँच जाएँगे, लेकिन मीकात पे हमें 2 घंटे लगे, 2 से ढाई घंटे, बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद जब हम मिकात से निकले हैं, फिर आगे रश था, फिर अंदर जो है वो गाड़ियाँ नहीं दाने देते हैं। मक्का मुकरमा के अंदर इवन हाँ बसेस जी, भी? अच्छा। साइड पे पार्किंग है, जिनके पास तसरी बोलते हैं पेपर को, जो आपके पास पेपर होता है उम्रा परमिट। उम्रा परमिट, अगर आपके पास वो है तो फिर वो गाड़ी अंदर जाएगी, अदरवाइज बाकी जितनी भी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, सारी बाहर ही होती हैं। तो वहाँ से फिर आपको गाड़ी पार करके अंदर जाना। तो हम लोग 9 बजे ऑलमोस्ट हरम पहुँचे। हमारा एस्टिमेट ये था कि हम फजर तक पहुंचेंगे, लेकिन 3 घंटे हम लेट हुए हैं, और उसमें यह कि रोज़ा रखा हुआ और 15 घंटे का सफ़र, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। फिर रोज़े के अंदर आपने तवाफ़ करना, और इतना ज़्यादा क्राउड है, आप क्राउड के अंदर जब तवाफ़ करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो टाइम भी लगता है, और फिर आपको अनफॉर्चुनेटली धक्के भी लग रहे होते हैं, लोग जो है वो सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, गर्मी भी होती है। ऑलरेडी इतना सफ़र 10-12 हाँ घंटे जी। का आप करके जाते हैं, फिर स्ट्रेट अवे आप जाके उम्रा करते हैं, तो ऑब्वियसली हाँ जी, फिर उसमें ये कि तवाफ़ हमने सेकंड फ्लोर पे किया, उसमें फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का हमारा तवाफ़ था, रोज़ा भी रखा हुआ था, तो उसमें फिर उसके बाद सही जो होती है, सही में भी बहुत ज़्यादा रश। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन में मुशक्क़त है, मुशक्क़त के अंदर ही अल्लाह ताला ने अजर रखा है, जितनी मुशक्क़त होगी उतना अजर होगा। आसान इबादत करेंगे तो फिर अजर भी वैसा ही होगा। तो रश तो था, लेकिन ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो उम्रा है वो ज़ोहर तक कंप्लीट कर लिया था। ज़ोहर की नमाज़ हमने जुमातुल मुबारक जो है वो पढ़ा है हरम शरीफ के अंदर। उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो भी बहुत ज़्यादा रश था, लोग जा ही नहीं रहे थे मस्जिद से। वहाँ से निकल के लोग जो है खाना काबा से निकल के मस्जिद हराम में आ गए, वहाँ पे आगे लोगों ने अपना आराम किया, असर तक हम लोग भी वहाँ लेटे रहे हैं। अच्छा, गेट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं मेरे ख्याल में जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है? हाँ जी, उसमें ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम है, 10-11 बजे तक जो है, 10 बजे तक हरम शरीफ के गेट बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद अंदर नहीं आने दिया जाता। इस तरीके से उनकी मैनेजमेंट है मताफ़ की। जो नीचे वाला एरिया है उसको मताफ़ बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे जैसे ही क्राउड फुल होता है बंद करके फर्स्ट फ्लोर फिल करते हैं, फिर सेकंड फिल करते हैं, फिर थर्ड फिल करते हैं उम्रा के लिए। इस तरीके से जो नमाज के लिए आते हैं, नमाज के लिए मस्जिद में जो जगह है, ऐसे ही वो मस्जिद अल हराम में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से फिल करके जब फिल हो जाती है 10 बजे, 10:30 बजे गेट बंद होते हैं, फिर लोग जो है वो बाहर नमाज पढ़ते हैं। अभी रिसेंट में एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर 3.5 किलोमीटर बाहर तक तरावी की नमाज हो रही है, इतना ज़्यादा क्राउड है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो जगह मौजूद है हरम शरीफ में, लेकिन फिर भी क्राउड जो है वो इर्द गिर्द बाहर बहुत ज़्यादा। वैसे भी जैसे लास्ट अशरा स्टार्ट हो गया है, तो अभी हर एक की ख्वाहिश है कि आखिरी अशरे में जाएं और ताक रातें पाएँ। हाँ जी, तो अपने व्यूअर्स के लिए ये भी एक टिप देते चलें कि नुस्क ऐप है, उसके थ्रू आपने रजिस्टर करना है, आपको उम्रा परमिट मिलेगा और उसके बाद ही आप जाएं, क्योंकि रेकमेंडेड है और चेक करते हैं। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। और स्पेशली रमज़ान में, स्पेशली लास्ट अशरे में लाजमी आप बुकिंग कराएं तो ही जाएं, अदरवाइज़ आपको ऑलरेडी इतना सफ़र करके जाएंगे तो परेशानी ज़्यादा होगी। तो चलें, रमज़ान तो माशाल्लाह लग रहा है कि अच्छा गुजर रहा है, और रमज़ान तो अभी ख़त्म होने वाला है, और अलविदा रमज़ान ये गालबन अभी आने वाला जो आखिरी वीक शुरू हो गया जी। आने वाला जो जुम्मा भी है वो भी जुम्मतुल विदा ही होगा। हाँ जी। तो रमज़ान सऊदी अरब में क्या बात है, जैसे आपने बोला रमज़ान सऊदी अरब में हो और इजी गोइंग होता है, वर्क कल्चर भी थोड़ा लो होता है, आपको इतना बर्डन नहीं डाला जाता, इजीली आप
काम भी कर सकते हैं और वर्किंग आवर भी रिड्यूस हो जाते हैं, 8 आवर्स से कम होकर 6 आवर आपको वर्किंग हाँ टाइम जी, देना एक पड़ता है। चीज़ मैं यहाँ पे वकास में बताना चाहूँगा हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं स्पेशली उनको, कि माशाल्लाह से इन लोगों ने जो चैरिटी का कल्चर बनाया हुआ है, पाकिस्तान में भी बहुत लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा है, जो मुनज़्ज़म कल्चर है यहाँ पे, इफ्तार करवाते हैं हर जगह पे, आपको इफ्तारी अवेलेबल है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जितनी भी लेबर है ऑलमोस्ट उनके लिए सहूलत है, और ये प्रदेश में बहुत बड़ी सहूलत है कि आप बाहर जाके अच्छा खाना खा सकते हैं। हाई स्टैंडर्ड खाना होता है और आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, कोई धिक्के नहीं है, अच्छे तरीके से बैठने की जगह देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, आपको खाना जूस मिलता हेल्दी है। खाना होता है, हाँ हमारी जी, तरह ऑयली नहीं होता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल लबन लस्सी होती है, खजूरें होती हैं, जूस होता है, पानी होता है, और हर चीज़ अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड कुछ भी नहीं होता। और हर जगह पे, पूरे सऊदी अरब में जगह जगह पे सुफरे लगते हैं, जगह जगह पे ऐसी जगह बनी हुई है जो लोग लेबर का ख्याल रखा जाता है। तो पाकिस्तान में भी जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप साहिब हैसियत है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप इस तरीके से कोशिश करेंगे, जो गरीब लोग हैं, बजाय कि आप अजीज़ो कारब को या मोहल्ले वालों को लेके आएं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा तरतीब करें कि वो लोग आपके पास डेली बेसिस पे आके 10 लोग 15 लोग जो है वो इफ्तार करें। वही हमारी डिस्कशन थोड़ी दूसरे रुख में चली जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज़ किया, और मैं ये समझता हूँ कि जो चैरिटी होती है, जो ज़कात सिस्टम है हमारा, जी। इस्लाम में तो ऑलरेडी है, तो पाकिस्तान में अक्सरियत से यही होता है कि चैरिटी उठा के अदारों को दे हाँ दी जी, जाती है, हाँ जैसे जी, मदारिस को हाँ या जी। इस किस्म की तंजीमों को दे दी जाती है, और मोस्टली ये देखा जाता है कि उनमें काफ़ी करप्शन होती हैं और लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता है, हकदार तक नहीं पहुँचती नहीं है। पहुँचता है। तो यही है कि ये एक फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ेगी। आप खुद अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग हकदार हैं, आप सबसे पहले उनको दें। जो अदारे आपके पास आते हैं उनको, मैं अपने ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अगर आप अपने हाथ से किसी को अगर कैश पेमेंट कर सकते हैं, कैश उसको दे सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का हमें नहीं पता है, उसको खुद पता है वो उसकी क्या ज़रूरियात हैं, वो खुद पूरी कर सकता है। तो चलें अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा स्किल्स के हवाले से है, और जॉब के इतने बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरबिया में चल रहे हैं, बिलियंस डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और आने वाला टाइम में और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये तो जस्ट अनाउंसमेंट है विजन 2030 की। तो इतना बड़ा जो मार्केट यहाँ पर डेवलप हो रही है, और लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हम सऊदी अरब जाएंगे तो जाते साथ ही हमें जॉब मिल जाएगी। तो आज हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और हम अपने व्यूवर्स को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर जॉब मार्केट देखनी है। यहाँ पर है जो निताकत सिस्टम है, उसके तहत सऊदीयाइजेशन का एक कोटा होता है हर कंपनी में, और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ है, उनका एक सर्टन कोटा है। उस कोटे के अंदर रहते हुए उनने एक्सपैट्स भी रखने और उनने नेशनल्स भी रखने। तो ये कोटा आपने देखना है कि आप जिस जगह टारगेट कर रहे हैं, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, या आप जहाँ पर जॉब करना चाह रहे हैं, जो फील्ड है, उसमें क्या ये कोटा अप्लाई है, क्योंकि सर्टन जॉब्स ऐसी भी हैं कि वो फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है, वो सिर्फ लोकल ही कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। और स्पेशली हम अपने नाजरीन को बोलेंगे, हमारे देखने वाले यंग लड़कों को बोलेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से निकल के अभी जॉब मार्केट में आना चाह रहे हैं, वो क्योंकि सऊदी अरबिया इतना पॉपुलर हो चुका है पूरी दुनिया में अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले ये है कि आपने ये देखना है कि आपने किस सेक्टर में जॉब करनी है, आपका जो स्किल सेट है क्या है, आपके पास स्किल्स क्या हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे जो मेनली इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ऑयल एंड गैस। इवन दो अभी जो विजन 2030 आया है उसके तहत ये लोग कर रहे हैं, नॉन ऑयल रेवेन्यू भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट ने की और कर भी रहे। तो सिटी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्यूम सिटी है, द लाइन है, रेड सी है, कदी है, आप रियाद में चले जाएंगे, मुरब्बा है, बेशुमार हैं। लेकिन कहने का ये मकसद है कि हमें ये देखना है कि हम इसके अंदर कैसे इंटर होंगे। तो मेन ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस इंडस्ट्री में जाना है। आपने ऑयल एंड गैस में जाना है, आपने रियल एस्टेट में जाना है, आपने ट्राइवल टूरिज़्म में जाना है, आपने पेट्रोकेमिकल में जाना है। तो डिपेंड करता है, आपने टेक्नोलॉजी में जाना है, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, या रियल एस्टेट से हम बात कर सकते हैं उसके हवाले से। और अगर किसी के कुछ सवाल हैं, कुछ हैं, तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, या हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकता है, हम उनको गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं ये बुरहान देखता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं उनको एक चाहत तो है कि यार हम जाएं, हम काम करें, हमने यूएस जाना है, अमेरिका जाना है,
यूके जाना है, हर कंट्री में जाना है जी, उधर करना, लेकिन उनके पास प्लान नहीं होता है, उनके पास ये नहीं है कि टारगेट करके नहीं जाते। तो ये सऊदी अरब का भी यही सिस्टम है, आप जॉब मार्केट में जाएंगे, आपको टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल, सबसे मेन चीज़ ये कहूँगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, स्किलफुल आप हैं, आपने अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी है, आपकी सीवी, तो सीवी देखें। फिर एक और चीज़ आ जाती है, हम एजुकेशन पे अक्सर बात करते रहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 16 साल पढ़ने के बाद भी हमारा यूनिवर्सिटी से जो लड़का निकलता है उसको ये नहीं पता होता कि सीवी कैसी बनाई जाए, वो बेचारा पूछता फिरता है। अगर आप किसी को रेकमेंड कर दें, यार यहाँ पर जॉब है, आप अप्लाई कर दो, तो वो आपको नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद आपको यही रिक्वेस्ट आनी है कि यार आप मेरे लिए सीवी अगर बना दो तो आपकी मेहरबानी होगी। हम उनको ब्लेम नहीं करते, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है। इवन दो हम खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, हम हर चीज़ उठाते हैं, अदारों पे डाल देते हैं, लोगों पे डाल देते हैं, तो हमें खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो आप बुरहान मुझे ये बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अभी आपने भी पाकिस्तान से अप्लाई किया और आप PIF में आप आए, जो एक बहुत बड़ा अदारा है, और जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसी के थ्रू हो रही है सऊदी अरेबिया में इस टाइम। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या अपने यंगस्टर को, जॉब सीकर्स को क्या बताना चाहेंगे? इसमें वकास भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो जैसे हम ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, फेलोज़ हैं, डिग्री कंप्लीट होते ही उसके बाद पता कुछ नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि जॉब्स होती नहीं है मार्केट के अंदर, और आप इतना पैसा लगा के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो हमारा स्टूडेंट जो है वो नौजवान वो अनफॉर्चुनेटली रुलता है। हम उसको बोलते हैं कि वो इधर उधर जॉब सीकिंग के लिए जाता है, उसको मिलती नहीं है, मिलती है तो 15,000 20,000 25,000 की ऑफ़र होती है, और फिर वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम ऐसा लिया जाता है कि वो बेचारा कहता है कि यार ये मैं गलत जगह पे ही आ गया हूँ, तो 2 से 3 साल वो अपने वेस्ट कर देता है उस चक्कर में। अभी पाकिस्तान के अंदर 2017-18 के बाद से अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ड्रैग कर गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया, उसकी वजह से जो है वो ज़रूरियात जो हैं घरों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसी तरीके से फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अपनी अपनी फीसेस जो है वो बढ़ा देते हैं। हुआ ये कि हमारा जो नौजवान तबका है जिसको ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलने की, कि उसको जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने सऊदी नेशनल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया और वो हर कंपनी में कोटा रख दिया कि वो कि आपने जॉब करनी है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी बंदा लैपटॉप दे दिए जी, गाड़ी दे दी, ये वाला सीन चल रहा होता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि यार इनको हम अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कोई ऐसा इदारा दे दें, कोई इंडस्ट्री जो है वो खड़ी कर दें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे है, उसके अंदर कुछ ऐसा कर दें। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, कोई अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहा है, कोई जी ऐसा चाह रहा है कि वो बिटकॉइंस पे, इस तरह की चीज़ों की तरफ हमारी इतनी आ गई हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ उन ऐप्स के थ्रू। 90% मैं कहूँगा कि लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने पहले बात की कि लोगों को पता नहीं होता, प्लान नहीं होता उनके पास, स्पेशली जो हमारी यूथ है उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, किस तरीके से चलना है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जैसे ही आपके आखिरी 1-2 साल हों, आप 5th सेमेस्टर में आए, आप जॉब सर्च करना शुरू कर दें। इंटर्नशिप भी उसको बोलते हैं, आप कोई ना कोई जॉब करें, अपने आप को कोई ना कोई स्किल सीखें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल सीख सकते हैं, आप IT से रिलेटेड कोई स्किल सीख सकते हैं, इसके अलावा बेशुमार जो आपका शौक है आप वो करें। देखें बुरहान, इवन हम अक्सर बात करते हैं IT की या बाकी सेक्टर्स की स्किल सेट की हम बात करते हैं क्योंकि हम उससे रिलेटेड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर सेल्समैन है, आपको सेल्स के स्किल्स भी सीखने चाहिए कि आप जाकर मार्केट में एक चीज़ कैसे सेल करते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज कितनी ट्रेनिंग देती हैं, इसमें भी बड़ी अच्छी खासी इसमें स्कोप है जी। ये वकास भाई, जो मार्केटिंग का सेक्टर है ना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा और सबसे हाईली एक्सपेंसिव सेक्टर है। एक जो अच्छा मार्केटर है वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, इवन कि वो एक CEO के मुकाबले में अर्न कर सकता है, और वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता है। इसमें ये है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नौजवानों के लिए कर रहे हैं कि अगर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, वो अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करें। अब मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई, अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि मैंने डिग्री के बाद 4 से 5 साल पाकिस्तान में काम किया हुआ था। मेरी माइंड किस सेक्टर में आप कर रहे थे पाकिस्तान में? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। हाँ जी, आई वॉज रेस्टोरेंट मैनेजर। गुड। तो ऐसा है कि मेरे माइंड के अंदर एक क्लैरिटी थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अपना गोल सेट किया हुआ था, 2 से 3 साल बाद मैंने कहाँ स्टैंड करना है। ऐसे ही हमें यूनिवर्सिटी के 2 से 3 साल पहले ही, अपना 4 साल की डिग्री है तो आप पहले ही गोल सेट करेंगे, यार मेरी डिग्री कंप्लीट होते ही मुझे करना क्या है।
डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका एक एम होना चाहिए, 2-3 साल बाद मैंने कहाँ पे स्टैंड करना है, मेरे क्या गोल्स हैं, फिर आप उसको लेके चलें। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर हालात देखे, मेरी उस वक्त 50,000 सैलरी थी पाकिस्तान में, ये मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, कोविड डेज़ की। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार मुझे अब अगर मैं यहाँ पे 1 लाख भी अर्न कर लूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1 लाख भी अर्न करूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद मैंने उधर ही स्टैंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख हो जाएगी। लेकिन जो हमारे अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है कि मैं इसको मीट नहीं कर सकता एक अच्छी लाइफ अपने गुजारने के लिए, अपना एक अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल रखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि जी मैं बाहर किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करूं। आपके दोस्त अहबाब बाहर होते हैं, आपके रिलेटिव्स बाहर होते हैं, आप उनको देखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, गाइडलाइन आपको मिल जाती है। मैंने प्रेफर किया दुबई की निस्बत सऊदी अरब को, कि सऊदी अरब के अंदर आपकी जो लाइफ है वो बहुत पीसफुल और पुरसकून होती है, ज़िंदगी के अंदर सुकून बहुत बड़ी चीज़ है। और एज अ मुस्लिम हमारा सबसे पहला टारगेट यही होता है कि हाँ जी, ख्वाहिश होती है हाँ जी, इंसान की बिल्कुल। यार। देखें वकास भाई, मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने वहाँ पे जाके जॉब क्या करनी सऊदी अरब में। मैंने अल्लाह से ये मांगा था जी मुझे रेस्टोरेंट की कोई जॉब मिल जाए, और मैंने मदीना जाना और मैंने मक्का जाना है, बस मैंने मदीना में जॉब करनी है, मक्का में करनी है, मुझे उधर रहना है। जॉब से मेरा कोई कंसर्न नहीं, पैसे से मेरा कोई कंसर्न नहीं, बेशक कम पैसे भी हों तो मैं चला जाऊँगा। देखें ये जो आपने बात की है ना, दुआ, हम जो है ना दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई रास्ता नहीं आ रहा, आप अल्लाह पाक से जो है ना दुआ करके रास्ता मांगे और दुआ करें कामल यकीन के साथ। बिल्कुल, ऐसे ही मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। अब मैं रहीमिया खान में जॉब कर रहा था, उससे पहले मेरी लाहौर में जॉब थी, तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अर्निंग वेरी गुड। रहीमिया खान मेरा जो है वो होम टाउन है, मैं वहाँ जॉब कर रहा था। वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। वहाँ से मैं जॉब क्विट करके लाहौर आया सिर्फ सऊदी अरब आने के लिए, कि रहीमिया खान में रह के मुझे जॉब नहीं मिल सकती सऊदी अरब के लिए, मैं लाहौर जाऊँगा, वो हब है, वहाँ पे एजेंसीज़ हैं, लोग हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। मैंने वहाँ आया हूँ वकास भाई, वहाँ आके आई वॉज नो अवेयर, मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि यहाँ पे कैसे आना, मैंने सऊदी अरब कैसे आना है। इट वॉज कितना टाइम लगाया आपने लाहौर में? वैसे तो मेरी 5 से 6 साल जॉब है लाहौर के अंदर, लेकिन नहीं, आपने जब ये प्लान किया कि मैंने प्लान किया बाहर तो निकलना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मेरा 1.5 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। अभी माशाल्लाह। ये मैं आपको बड़ी मजे की स्टोरी, प्लानिंग का ये फायदा है। हाँ जी, बड़ी मजे की स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं रहीमिया खान में ही रहता, अगर रहीमिया खान से रह के सोचता कि यार मैं जॉब ना छोड़ूँ, अपने लिए ढूंढता रहूँ सऊदी अरब में जॉब, तो शायद मुझे साल लग जाता। अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, मैं लाहौर आ गया। लाहौर में आके काफ़ी परेशान भी रहा कि यार मैं किस तरीके से जॉब सर्च करूँगा, कोई मेरे पास वो नहीं था, प्लेटफॉर्म और मीडियम नहीं था। अल्लाह से खालिस्तन दुआ की और अल्लाह से ये मांगा कि यार बाकी सब लोग अगर उधर सऊदी अरब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अपने एक दोस्त को कॉल की जो सऊदी अरब में ऑलरेडी ऑयल एंड गैस में ही काम कर रहा है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, कुव्वत अली। वो शट डाउन लगाने के लिए आता है, 6 महीने इधर रहता है, 6 महीने पाकिस्तान। वो भी मुझे पुश कर रहा था कि यार पाकिस्तान से निकलो। तो मैंने उससे पूछा यार मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं किस तरीके से आऊँ। उसने मुझे एक एजेंट का नंबर सेंड किया, जी इससे आप रब्ता करें। मैंने उस बंदे से रब्ता किया, अगले दिन उसकी मुझे कॉल आ गई, ये कुछ वैकेंसीज हमारे पास आई हैं, आपकी CV जमा करवा दें। मैंने कहा जी CV आप सबमिट करवा दें, मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने अपनी CV दी, 2 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई, जी आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो गई है, आपका कल इंटरव्यू है, आप विलिंग है इंटरव्यू के लिए 3 बजे, जुमे का दिन था वो। अब मैंने अपनी जॉब भी मैं कर रहा था एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर नदीम्स पे, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू दे दूँगा। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था इंटरव्यू के लिए। एक लड़का जिसने ऑलरेडी इंटरव्यू क्लियर किया था, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, रात को वो प्रिपेयर किए, अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर मेरी ये जॉब ना हुई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने टोटल अल्लाह पे तवक्कल किया कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है, अगर अल्लाह ने मेरे लिए रखी हुई है तो मुझे मिल जानी है। वकास भाई मेरा इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू मैंने दिया है कोई 20 से 25 मिनट का। उन्होंने मेरे से फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। देखें तैयारी बहुत ज़रूरी है, अगर हम सिर्फ दुआओं पे ही तवक्कल करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलना। अब मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस था रेलिवेंट फील्ड में, मुझे पता था कि यार मैंने किस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं, कोई फेक CV नहीं बनाई हुई थी, कोई झूठ ऐड नहीं उसमें किया हुआ था, मेंटली प्रिपेयर था। फिर मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे, तो मैं मेंटली भी क्लियर था और मैंने अल्लाह से भी दुआ कर ली थी, दोनों काम कर लिए थे और बाकी अल्लाह पे तवक्कल भी कर लिया था। वकास भाई इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गई, मैं ड्यूटी पे जा रहा था, जी आपकी सिलेक्शन होगी, आप अपना मेडिकल करवाएं। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया जी आपसे हम 4 लाख रुपया लेंगे वीज़े का इनिशियली। हाँ जी। मैंने कहा जी 4 लाख किस तरीके से? उन्होंने कहा जी 1 लाख आप पहले देंगे, 3 लाख आपका जब वीज़ा लग जाएगा आप तब देंगे। 1 लाख आप तब देंगे जब आपका नंबर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है वो आ जाता है, उसके बाद फिर उसी नंबर पे आपका वीज़ा लगता है।
मैं एजेंसी वाले को नहीं जानता था, मैं उस एजेंट को नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ फ़ोन पे कॉन्टैक्ट था। मैंने ये फ़ैसला किया जी मैं अपना मेडिकल करवाऊँगा। 2-3 दोस्तों से मशवरा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी चांस अवेल करो। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रॉड है, लेकिन मैंने, क्योंकि उसने 4 लाख रकम मांग ली, तो वो आई वॉज थिंकिंग कि ये मेरे साथ कोई गैम्बल ना करे। मैंने मेडिकल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल फिट आया, तो मैं इस्लामाबाद चला गया जी। JMS जान मोहम्मद एंड सन्स एजेंसी है पिंडी के अंदर, जो नादरा ऑफिस है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जब मैंने जाके वो एजेंसी देखी, वहाँ का सिस्टम देखा, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार ये वैलिड है, लग रहे हैं। हाँ जी, और ये बिल्कुल उसके ऊपर है, नादरा ऑफिस के ऊपर है, तो यहाँ बैठ के फ्रॉड नहीं करेंगे। और ये उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं या मुझे मेरा नंबर दिखाएं ताकि मैं आपको पेमेंट करूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम का ओरिजिनल था। नंबर चेक किया तो वो भी ओरिजिनल था। मैंने उनको 1 लाख पेमेंट कर दी, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिंगरप्रिंट करवा लिए, उसके बाद वापस लाहौर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी आप अपनी प्रिपरेशन करें जाने के लिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है वो काम हो जाएगा, टिकट आपकी आ जाएगी। विद इन 7 to 8 डेज वकास भाई मुझे कॉल आ जाती है जी आपका वीज़ा लग गया है, ये आपका पासपोर्ट पे वीज़ा, हर चीज़ है। आप जो बाकी पेमेंट आपने करनी है 2,85,000 वो आप हमें सेंड कर दें, और ताकि हम आपकी टिकट आपको भिजवा दें। मैंने वो पेमेंट उनको सेंड कर दी, और तो उसमें इंक्लूडिंग आपका जो, हाँ जी, हर चीज़ एवरीथिंग इंक्लूडेड थी या? उसमें जी फिंगरप्रिंट मैंने खुद करवाया, मेडिकल मैंने खुद करवाया, बाकी प्रोटेक्टर उनका था, और जो टिकट थी वो उनकी थी। अच्छा। अभी ऐसा हुआ जी मेरे साथ, मैं आपको बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। ये मैंने 4 तारीख को 5 को इंटरव्यू दिया है, 5 सितंबर को, और 22 सितंबर की मेरी सीट थी। 17 दिन के सारा ये प्रोसीजर था। मेरी टिकट आ गई तो 2 दिन मेरे पास टाइम था इधर आने के लिए। फिर जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे रिवील करवाया, जो मेरे साथ बाकी लड़के आ रहे थे मेरे दोस्त, उन्होंने, कि इस वीज़े की जो फ़ीस है वो सिर्फ 2 लाख थी। 2 लाख मेरे से एजेंट ने ज़्यादा लिया। अब मैं एजेंट के थ्रू गया था तो मुझे 2 लाख ज़्यादा पे करना पड़ा। जो बाकी लड़के थे उनमें से 2-3 लड़के डायरेक्ट आए थे, क्योंकि वो पहले भी सऊदी अरब रह चुके थे, तो वो सऊदी रिटर्न थे, उनको पता था प्रोसीजर का। वो डायरेक्ट एजेंसी गए, एजेंसी से 2 लाख रुपये लगा। अब जो दूसरे लड़के थे साथ, कुछ किसी ने 2,80,000 दिया, किसी ने 3 लाख दिया, मैंने अच्छा, ये थोड़ी आपकी मैं बात काट रहा हूँ कि आपने जैसे बात की आप कंसल्टेंट के थ्रू आए, ठीक है, जो आपके दोस्त डायरेक्ट आए, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को वो भी बताएं कि उन्होंने डायरेक्ट कैसे अप्लाई किया, अगर आपके पास है उसके बारे में। हाँ जी, उसमें ऐसा है कि 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो एजेंट बीच में अपने पैसे रखता है, वो देखता है कि आजकल ज़रूरतमंद है और पाकिस्तान में हर बंदा ही बाहर जाना चाहता है, तो वो जितनी अच्छी सैलरी होती है ना उतना ज़्यादा मार्जिन रख के फिर आपसे पैसे लेता है। उसको पता होता है कि यार इसको मैं ट्रैप कर लूँगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब आपने करना क्या है, अगर आपने स्किल वीज़े पे बाहर आना है या आपने सऊदी अरब आने के लिए कोई वीज़ा सर्च करना है, तो पाकिस्तान के अंदर मैन पावर कंपनीज़ बहुत काम कर रही हैं। सऊदी अरब की कंपनीज़ उनको मैन पावर रिक्वेस्ट भेजती हैं और वो वहाँ से रिक्रूट करके मैन पावर जो है वो फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। उसका जो एक्सपेंस होता है वो बिल्कुल माइनर सा होता है, 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। एक टिकट की प्राइस ही 90,000, 1 लाख रुपया इस वक्त पाकिस्तान में, तो आप 2 लाख में अगर सऊदी अरब आ जाते हैं, वो भी कंपनी के वीज़े पे, जिसमें इकामा आपको कंपनी ने देना, ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन कंपनी देगी, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। हम कुछ लिंक्स भी शेयर कर देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल। उससे जाके देख सकते हैं वो जी, चीज़ें। इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ वेल नाउन कंपनीज काम कर रही हैं मैन पावर की, जिसमें JMS है, जान मोहम्मद एंड सन्स, एक डेल्टा कंपनी है, इसके अलावा मैनसोल कंपनी है, इसके अलावा डेस्कन कंपनी है। ये बहुत सारी कंपनीज हैं। इनके फेसबुक पे पेजेस भी हैं, इनके ग्रुप्स भी बने हुए हैं व्हाट्सएप के, और इनके ऑफिसेज भी मौजूद हैं। सबसे आपने ये करना है कि आपने अपनी रिसर्च करते रहना है, इस तरह के ग्रुप्स को जाके हिट करना है, इनकी फेसबुक प्रोफाइल्स को, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हिट करना है, और फिर अगर आपको कोई जॉब की वैकेंसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको लगती है ये मेरी फील्ड से रेलिवेंट है, या इस जगह पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस जगह पे जाके काम करना है, तो आप खुद उनके ऑफिस जाएं, जाके सारी मालूमात लें। इंशाल्लाह 90% आपकी क्लैरिटी वहाँ पे हो जाएगी, बल्कि 100% ही हो जाएगी, और आपके लिए बहुत अच्छा चांस होगा पाकिस्तान से निकलने का। जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ विकास भाई कि पाकिस्तान से निकलने का सऊदी अरब आने के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि 2030 मिशन चल रहा है, जैसे आपको पता है। यहाँ पे अब ये लोग वीज़ाज़ नहीं रोक रहे हैं, मैन पावर आ रही है, हर तरह की आ रही है। अगर आप कोई अच्छी जॉब भी करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से यहाँ पे आएँ, आके 1 साल 2 साल इस इंडस्ट्री में काम करें, किसी भी इंडस्ट्री में, उसके बाद आपको प्रमोशंस मिलती जाएंगी, आप ऊपर काम करते जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान से आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। देखें, मेन अगर हम बात करें जॉब अप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे आपने बताया मेन पावर एजेंसीज़ भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, और इसमें मैं ऐड करता चलूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं, उनको ये चाहिए सबसे पहले आप जाएं अपनी
सबसे बेस्ट प्रोफाइल बनाएं, अपना टाइम गुजारें। देखें आप सीवी बनाने का सिर्फ उसमें मेन मोटिव क्या होता है, आप अगर मार्केट में जाएंगे एचआर से बात करेंगे तो उसमें वो क्या देखते हैं, वो जस्ट देखते हैं आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं और आपका जो है ना बैकग्राउंड चेक करते हैं, दैट्स इट। हमारे लोगों में एक कम्प्लेक्स है, पता नहीं सीवी 5 पेज की होनी चाहिए, 10 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। नहीं, आपने अपना समराइज़ करके 2 पेज की सीवी बनाएं जिसमें आपका फोकस होना चाहिए, आपने जो एक्सपीरियंस है, आपके स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वो बनाने के बाद सेम प्रोफाइल आप लिंक्डइन में डिफरेंट जॉब हंटिंग साइट्स हैं, bed.com है, उसके बाद gulf.com है, इंडीड है, आप इन सब साइट्स पर जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी सीवी अपडेट करें और रेगुलर बेसिस पे जाके आप चेक करें या जो जॉब वैकेंसीज आ रही हैं आप वहाँ पर अप्लाई करें और उसके बाद आप फॉलो अप करें। आप लिंक्डइन है, बेस्ट प्रोफाइल है, बेस्ट साइट है नेटवर्किंग की, आप वहाँ पर जाएं, लोगों के साथ कनेक्ट हों। आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आपने एक बार ईमेल भेज दी, अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करनी है। जैसे बुरहान ने अपनी पूरी स्टोरी हमें सुनाई और उसके पीछे देखें आपने कितना उसने एफर्ट की। ये ऐसे ही उठ के यहाँ पर आकर एक अच्छी टॉप क्लास कंपनी में काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक मेहनत है, एक पूरा प्लान था, उसके पीछे एजुकेशन है, स्किल्स हैं और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें इनसाइट दी, आपकी इनक्रेडिबल स्टोरी थी, आई रियली लाइक्ड इट। और जो है ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम मुलाकात भी होती रहेगी और काफ़ी टॉपिक्स पे हम ऑफ द कैमरा भी बात करते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना फिर मौका देंगे, फिर आपको जो है ना दावत देंगे, दोबारा आएँ और हमारे जो है ना लोगों को गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कासिम।